गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, आज मैं आप लोगों को प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी नमक का दरोगा समझाने जा रही हूँ, जिसमें एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति की कहानी है, जिसमें ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठ जैसे गुण कूट कूट कर भरे हुए हैं, जिनके सामने बड़ी से बड़ी शक्ति को भी झुकना पड़ता है। तो बच्चों, आप लोगों की सरलता के लिए मैंने कहानी को 5 भागों में बांटा है। पहले भाग में मैंने नमक विवाह का बनना और पिता की सीख को रखा है। दूसरे भाग में मैंने पंडित ओलोपीदिन और वंशीधर को रखा है। तीसरे भाग में मैंने समाज की निंदा और पंडित ओलोपीदिन को रखा है। चौथे भाग में मैं कोर्ट और नौकरी के बारे में बताऊंगी और पांचवें भाग में घर वापसी और फिर नौकरी के बारे में बताऊंगी। तो बच्चों, अब चलते हैं इसके पहले भाग की ओर, नौकरी के लिए नमक विभाग का बनना और पिता की सीख। यानी कि अब मैं कहानी शुरू करने जा रही हूँ। बच्चों, आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा कि नमक पर कानून बना दिया गया था। तभी हमारे देश के राष्ट्रपिता गांधी जी ने नमक तोड़ो आंदोलन चलाया था और नमक बनाया था। ये तो हो गई इतिहास की बातें। अब हम अपने विषय की ओर चलते हैं। कहानी के आरंभ में हम देखते हैं कि जब नमक विभाग का निर्माण कर दिया गया, तब नमक की तस्करी की जाने लगी, अर्थात चोरी छिपे नमक का व्यापार किया जाने लगा, क्योंकि लोगों पर नमक के लिए टैक्स थोप दिया गया। इसका परिणाम ये हुआ कि बड़े बड़े अच्छे अच्छे ऑफिसर, वकील जो थे, वे भी नमक विभाग में नौकरी पाना चाहते थे। यानी कि सभी अपनी अच्छी अच्छी नौकरी छोड़कर नमक विभाग में नौकरी पाने के लिए ललायित थे, क्योंकि इसमें बहुत रिश्वत मिलती थी। इसीलिए अधिकारियों के मजे आ गए। उन्होंने किसी को धमकाकर, किसी को डराकर, किसी को अपना अधिकार दिखाकर पैसे वसूलने शुरू किए। उसी समय वंशीधर पढ़ लिख कर नौकरी की तलाश में जाने वाले थे। आशीर्वाद के लिए पिता के पास गए, जैसे कि होता है। बच्चों, मैं आप लोगों की शिक्षिका हूं, तो मैं भी आप लोगों को सीख देने की कोशिश करती हूं। आप लोगों के माता पिता हैं, वे भी हर वक्त आप लोगों को सीख देने की कोशिश करते हैं। तो उसी प्रकार से वंशीधर के पिता ने उन्हें अपने अनुभव से अपनी सीख देनी शुरू कर दी। उन्होंने उसे अपने घर की दशा पहले बताई कि घर परिवार बहुत परेशानी के दौर से गुजर रहा है। हम पर कर्ज बहुत है। जो तुम्हारी बहनें हैं, वह घास फूस की तरह बढ़ रही है। कहने का अर्थ है, लड़कियां जवान हो रही है, उनकी शादी करवानी है, परिवार बहुत मुश्किल में है। इसीलिए तुम्हें समझदारी से काम लेना है। नौकरी ऐसी ढूंढना जिसमें ऊपरी आय हो। उन्होंने वंशीधर से कहा कि ऊंचे ओहदे की परवाह मत करना, यह देखना कि उसमें आमदनी कितनी है, क्योंकि जो ओहदा है वो पीर का मजार है। नजर सदा चढ़ावे और चादर पर होनी चाहिए। ये प्रेमचंद की भाषा है। पीर का मजार यहाँ पद को कहा गया है। मासिक वेतन पूर्णमासी के चांद की तरह होता है। पूर्णमासी का चांद क्यों? क्योंकि जिस प्रकार चंद्रमा पूर्णिमा को पूरा नजर आता है, धीरे धीरे
उसका आकार घट जाता है और अमावस्या को समाप्त हो जाता है। ऐसे ही तनख्वाह जो होती है वो जब मिलती है वो पूरी होती है और धीरे धीरे घटती जाती है और एक दिन समाप्त हो जाती है। वंशीधर की दरोगा पद पर नौकरी लग गई। जब पिताजी ने यह खबर सुनी तो वे फूले न समाये। घर परिवार में सुख की लहर आ गई। माँ भी बहुत प्रसन्न हुई, पत्नी बहुत खुश हुई। बहनों को भी लगा कि अब उनका सब अच्छा ही होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कहानी के दूसरे भाग की ओर। दूसरा भाग है पंडित ओलुपिदिन और रिश्वत और वंशीधर। दूसरे दृश्य में हम देखते हैं कि जाड़े के दिन थे। नमक के दरोगा यानी कि वंशीधर सो रहे थे। उनसे 1 किलोमीटर की दूरी पर यमुना बहती थी। यमुना पर एक पुल बना था जहां से गाड़ियां गुजरती थी। आधी रात हुई। उस वक्त वंशीधर की आंख खुल गई क्योंकि गाड़ियों की आवाज आ रही थी। इन्हें कुछ शक हुआ कि जो भी हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। वंशीधर ने अपनी वर्दी पहनी, अपनी पिस्तौल ली, घोड़ा निकाला और जा पहुंचे उस किनारे। शक तो पहले से ही था। देखा तो वहां गाड़ियां गुजर रही थी। आवाज दी, कौन है, क्या है, कहां जा रहे हैं? लेकिन कोई जवाब नहीं। जाकर एक गाड़ी को छूकर देखा। उसमें जो सामान था, इनका जो शक था वो यकीन में बदल गया कि उसमें नमक के ढेले थे। पूछने लगे कि कौन है, कहां जा रहे हैं? जवाब कुछ नहीं मिलता। बिल्कुल सन्नाटा। जब बहुत बार पूछा गया तो पता चला कि ये गाड़ियां कानपुर जा रही है। पूछने लगे इसका मालिक कौन है? उसके बाद भी कुछ जवाब नहीं मिला। बहुत बात पूछने पर एक जवाब मिला, पंडित ओलुपिदिन दाता गंजवाले। यह नाम सुनते ही दरोगा को सारी बात समझ में आ जाती है क्योंकि वे इस इलाके के बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे। कोई ऐसा व्यक्ति न था जिससे उनका काम न हो या जिसका उनसे काम न हो। हर व्यक्ति उनको जानता था। अंग्रेज ऑफिसर सभी उनके यहाँ आते थे, इसलिए वे निकले ही नहीं। अब दरोगा क्या करता? उन्होंने बदलू सिंह से कहा कि वह जाकर उन्हें बुलाकर लाए। जब वह वहां पहुंचा तो वह देखता है कि जो पंडित जी हैं वे बड़े आराम से अपने रथ में लेटे हुए हैं। जब उन्होंने पंडित ओलुपिदिन को बुलाया तो बजाय आने के कहने लगे कि जाओ, हम अभी आते हैं। उन्होंने पहले 2 पान की बीड़े लगाए, उनको खाया। उसके बाद बड़े आराम से चलते हुए आए। ऐसा लगा जैसे बड़ा एहसान कर रहे हैं। उनका यहाँ आना उनके लिए बहुत बड़ी बात थी क्योंकि वे लक्ष्मी के पुजारी थे। वे सोचते थे कि धन के बल पर वे सब काम कर लेंगे। वे वहां पर आए। दरोगा से पूछा, क्या काम है? दरोगा ने कहा, ये नमक कैसे जा रहा है? ये तो जाना ठीक नहीं है। उन्होंने इस पर यह नहीं कहा कि क्या सही है या क्या गलत। उन्होंने कहा, आपने कष्ट क्यों किया? हम तो वैसे ही आपके पास आते, क्योंकि आपके पास आए बिना हम यहां नहीं गुजरते। हम यहां से नहीं गुजरते। आने का मतलब क्या है? आने का अर्थ यह है कि हम आपको थोड़ा बहुत जरूर रिश्वत देते। लेकिन दरोगा भी समझ गया। उसने कहा, यह सरकारी आदेश है, यहां से गाड़ियां नहीं निकलेगी। इस पर
पंडित जी कहने लगे, वे किसी सरकार को नहीं जानते। फिलहाल तो आप ही हमारी सरकार है। जो आप कहेंगे वह हम करेंगे। और आपको क्या चाहिए हमें बताइए। उन्होंने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसने कहा, सॉरी, फिलहाल तो आप ही हमारी सरकार है। जो आप कहेंगे हम वो करेंगे। और आपको क्या चाहिए हमें बताइए। उसने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो सिर्फ ये कहता हूं कि ये काम गलत है। पंडित जी समझ नहीं पा रहे थे कि ये कितना ईमानदार है। कहने लगे कि हम आपसे बाहर नहीं, आप ही बताइए आपको क्या चाहिए। जब कोई भी बात आगे नहीं बढ़ पाई तो उन्होंने अपने मुख्तार से कहा कि साहब को 1000 रुपए के नोट दिए जाए। उसने कहा, मुझे रुपए नहीं चाहिए। अपने अपने काम की तो मुझे तनख्वाह मिलती है। वे सोचने लगे कि इसे 1000 नहीं बल्कि बहुत सारे पैसे चाहिए। तो वे कहने लगे कि 2000। तो वे कहने लगे 2000, 4000। वे ऐसी दुकानदारी खोलने लगे। 10,000, 15,000, 20,000। दरोगा ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। ये मान ही नहीं रहे थे। पंडित जी मान ही नहीं रहे थे। वे अपनी बात पर अड़े हुए थे। उन्होंने बद्दू सिंह से कहा कि उन्हें हिरासत में ले लिया जाए। जब पंडित जी को हिरासत में लिया गया तो वे चिल्लाने लगे, 20,000, 40,000। दरोगा बोला, 40,000 तो क्या, 40 लाख भी नहीं। जब उन्होंने ऐसा कहा तो पंडित ओलोपीदीन बेहोश होकर गिर पड़े। तो बच्चों, ये जो कहानी है ये आज से बहुत साल पहले लिखी गई थी। ये कहानी तो अभी जो समय है ये 2020 का 20 अभी जो समय है ये 2020 साल है। 20 साल चल रहा है। तो ये कितनी पुरानी कहानी है। उस वक्त के 1000 कितने बनते हैं, जरा हिसाब लगाइए। यानी कि आज के समय के करोड़ों रुपए। लेकिन वंशीधर जैसे ईमानदार व्यक्ति ने करोड़ों रुपए लेने से भी साफ इनकार कर दिया। कहानी का दूसरा हिस्सा यहां पूरा हुआ। अब बच्चों, अब हम बढ़ते हैं कहानी के तीसरे हिस्से की ओर। तीसरा हिस्सा जो मैंने बनाया है वह है समाज में निंदा और कोट। पंडित ओलोपीदीन जो थे, जब उनके बारे में सबने यह सुना कि उनके धन और लक्ष्मी इस समय कोई काम नहीं आई, उन्हें हिरासत में ले लिया गया है, तो वे छोटे छोटे लोग जो दूध में पानी मिलाकर चलते थे, रेलवे टिकट में पैसे बढ़ाकर लेते थे, छोटे छोटे लोग जो छोटी छोटी चीज में गलत काम से पैसे कमाते थे, उन लोगों ने भी इस आदमी की निंदा शुरू कर दी। निंदा के साथ साथ उन्हें हैरानी यह थी कि इतना बड़ा पैसे वाला व्यक्ति कैसे किसी के दबाव में आ गया। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसने पैसे लेने से मना कर दिया और इनको कोर्ट तक जाना पड़ा। ये सारी बातें होती रही। लोग रात दिन यही बातें करते थे। अब कोर्ट का दिन भी आ गया। कोर्ट के दिन पंडित जी को कोर्ट ले जाया गया। पंडित जी कोर्ट पहुंचे। जब वे वहां पहुंचे तब वे गर्दन झुकाए शर्मिंदा से चल रहे थे। उन्हें अफसोस भी हो रहा था। लेकिन जब वे वहां पहुंचे, जैसे उस परिसर में पहुंचे, दौड़ दौड़ कर लोग उनसे मिलने के लिए आने लगे, क्योंकि कोई ऐसा था ही नहीं जो उनको न जानता हो। सभी उनके पास आने लगे। बड़े बड़े वकीलों ने उन्हें घेर लिया। वकील, टाइपिस्ट, छोटे से लेकर बड़े लोग उनके पास आ गए। उस समय पंडित जी को गर्व होने लगा। थोड़ी देर पहले जो गर्दन झुकी हुई थी
वो अब सीधी हो गई। उसके बाद तो वकीलों की फौज तैयार हो गई उनके केस को लड़ने के लिए। किसी भी तरह इनको बचा लिया जाए। अब कोर्ट के फैसले का वक्त आ गया। बीच में ही दरोगा को लग गया था कि शायद वह ये केस हार जाए। उसने जो वहां की हालत देखी, दरोगा समझ गया कि सभी लोग पंडित ओलोपीदीन की तरफ है। अब उनका केस जीतना मुश्किल है। अब वक्त था फैसले का। जो निर्णय आया वो कुछ इस प्रकार था। पंडित ओलोपीदीन एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है। गलतफहमी की वजह से उन पर दोषारोपण हो गया है, इसलिए कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दी है। पंडित जी आ गए। उसके बाद निकले दरोगा जी। दरोगा जी आ रहे थे तो सभी लोगों ने उन्हें झुक झुक कर सलाम करना शुरू कर दिया। यह सलाम सम्मान वाला सलाम नहीं था। यह सलाम एक व्यंग था कि क्या इतने बड़े आदमी पर तुमने इल्जाम लगाया है। वह बाहर निकल गया और आप फंस गए। यहां तक हमने कोर्ट का दृश्य देखा। अब हम चलते हैं अंतिम दृश्य की ओर। अंतिम दृश्य में हम देखेंगे कि दरोगा अपने घर जाएंगे। उसके बाद क्या होगा। 1 सप्ताह बाद उन्हें नौकरी से बर्खास्त किया जाता है। उसके बाद जब वो घर पहुंचता है तो घर वालों ने सीधी मुंह बात भी नहीं की। जो पिताजी थे उन्होंने सिर पीट लिया और कहने लगे, मैंने तो इस लड़के को पहले ही समझाया था, मगर ये समझता ही नहीं। मैंने इसको इतना समझाया था, मगर इसकी समझ में तो कुछ आया ही नहीं। अपना उदाहरण देते हुए कहने लगे, हमने भी नौकरी की, हमने भी घर गृहस्थी चलाई, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। यह समझता ही नहीं किसी भी बात को। पत्नी 1 हफ्ते तक बोली ही नहीं। बहनों ने इधर उधर होना शुरू कर दिया। और तो और माँ भी नहीं बोल रही थी, क्योंकि माँ को उम्मीद थी कि बेटा उन्हें तीर्थ यात्रा पर लेकर जाएगा। माँ ने भी बोलना बंद कर दिया। बेचारा बहुत परेशान हो गया। यहां बैठता, वहां बैठता, अब बिल्कुल अकेला पड़ गया था। लेकिन एक शाम को ऐसा हुआ, जो पिताजी थे वे राम नाम की माला जप रहे थे। उसी समय एक सजा रथ आकर उनके दरवाजे पर रुका और रथ में से पंडित जी उतरे। जब पंडित जी उतरे तो दरोगा जी के पिताजी ने तो ऐसा व्यवहार किया मानो उनके सामने वो बिछ न जाए। उनके बेटे की नौकरी उनकी वजह से गई थी, लेकिन वे तो चाहते थे कि रिश्वत वाली नौकरी होनी चाहिए। उन्होंने तो बेटे को पहले ही आगाह किया था कि नौकरी ऐसी ढूंढना जिसमें ज्यादा रिश्वत मिले। उन्हें तो गलत ही लगा कि बेटे ने रिश्वत नहीं दी और नौकरी छोड़ दी, और अपने बेटे को पंडित जी के सामने भला बुरा कहने लगे। यह सपूत नहीं है, ऐसी औलाद नहीं होनी चाहिए। कुछ देर तो पंडित जी सुनते रहे। फिर उन्होंने कहा, ऐसा ना कहिए, संतान तो आपकी जैसी ही होनी चाहिए। आपका बेटा बहुत अच्छा है। उसने मुझे धन के सामने धन की सीख दे डाली। अब मैं इसलिए आया हूं कि मेरी वजह से इसकी नौकरी चली गई। इसलिए मैं वंशीधर को अपनी जायदाद का आजीवन मैनेजर नियुक्त करना चाहता हूं। दरोगा यानी कि वंशीधर ने मना कर दिया। कहने लगा कि मैं इस योग्य नहीं हूं। तो पंडित जी बोले, आपसे ज्यादा योग्य व्यक्ति मैंने जीवन में नहीं देखा। वंशीधर बहुत सज्जन थे। जब एक बूढ़े पंडित ने उनके सामने इतनी विनती की तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने उनकी बात को मानने के लिए मन को तैयार कर लिया। वो एक स्टाम्प लेकर आए थे। बोले, इस पर हस्ताक्षर कर दे।
उसने कांपते हाथों से हस्ताक्षर कर दिए और उन्होंने उसकी जो तनख्वाह थी 6,000 रुपये मासिक वेतन के रूप में देने का निश्चय किया। बंगला, नौकर चाकर और रोजाना का खर्च अलग से। जीवन भर वो इस काम को करे, ऐसी उन्होंने शर्त रखी। ये थी तो बच्चों, ये थी हमारी कहानी नमक का दरोगा। कहते हैं ना कि बेईमानी 100 दिन की और ईमानदारी 1 दिन की। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आप लोगों को नमक का दरोगा कहानी समझ में आ गई होगी। ओके, थैंक यू चिल्ड्रेन।